75 सिंह के बारे में ये इंकशाफ मेरे लिए सनसनीखेज था। क्या वाकई इसने इस रात तुम्हें गुंडों से बचाया था? बसंत कौर ने पूछा। ये शराब के नशे में धुत गली में पड़ा हुआ था और मैंने इसे उठाया था। मैंने कहा, इसने कहा था कि इसकी घरवाली ने अपने किसी यार को बुला रखा है और इसे बाहर निकाल दिया है। मैंने इससे हमदर्दी का इजहार किया तो वो मुझे बंतों के घर ले गया। वहाँ मैंने इसके जहन में ये बात बिठा दी कि इसने मुझे गुंडों से बचाया था और नशे में होने की वजह से इसने इस बात का यकीन कर लिया। बंतु भी तवाइफ है। बसंत कौर के लहजे में नफरत थी। वो भी धंधा करती है। इसका बंदा सरकारी दफ्तर में मुलाजिम है मगर अपनी बीवी के बारे में सब कुछ जानता है। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बहरहाल, इसने तुमसे कितने पैसे लिए थे? इसने तो मुझसे नहीं मांगे थे, लेकिन मैंने खुद इसे 1500 रुपये दिए थे। मैंने जवाब दिया, लेकिन क्या वो भी मेरे बारे में जान चुका है? कोई शुबा इसने कोई ऐसी बात की हो? वो बेवकूफ़ नहीं है। बसंत कौर ने कहा, तुम जिस तरह घर में घुसे बैठे हो और पूरे शहर में जिस तरह एक मफरूर की तलाश हो रही है, इससे किसी को भी तुम पर शुबा हो सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा लिया है कि नहीं। इसके जहन में शुबा कैसे पैदा नहीं हुआ होगा? तुम क्या चाहती हो? मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमा दी। तुम मुझे इस शैतान के शिकंजे से निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बसंत कौर ने जवाब दिया। वो कैसे? मैं तुम्हें इससे कैसे निजात दिला सकता हूँ? मैंने कहा, शहर में तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। तुम तो ऐसी चीज़ों के माहिर हो, ये सोचना तुम्हारा काम है। और दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर बसंत कौर बात अधूरी छोड़कर जल्दी से उठ गई। वो दरवाजे की तरफ जा रही थी और मैं इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा इसकी तरफ देख रहा था। वो 75 सिंह ही था। इसके हाथ में टोकरी थी जिसमें सब्जी और फल वगैरह भरे हुए थे। इतने रोज़ में वो पहली मर्तबा फल लेकर आया था। हालांकि बसंत कौर जब भी सब्जी लेने जाती तो कोई फल ज़रूर लेकर आती। उस रोज़ और उसके बाद के अगले 2 रोज़ तक मैं बड़ी कड़ी नज़रों से 75 सिंह का जायज़ा ले रहा था। इसकी एक एक बात पर तवज्जो दे रहा था, लेकिन कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे अंदाज़ा होता कि वो मेरी असलियत के बारे में कुछ जान चुका है। या तो वो इतना गहरा था कि मेरे बारे में जान लेने के बाद भी इसने अपने आप पर इस कदर कंट्रोल कर रखा था कि ना तो इस सिलसिले में कोई लफ्ज़ इसकी ज़ुबान पर आया था और ना ही इसकी किसी हरकत से ऐसी कोई बात सामने आई थी। और या वो इस कदर सादा लौह था कि शहर में ऐसी बातें सुनने के बावजूद इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया था। इसके बरक्स बसंत कौर फ़ौरन ही खुल गई थी। मुझे 75 सिंह का परवाना बने हुए 1 हफ्ता हो गया था। इस दौरान मैंने शेव नहीं बनाया था। सर के बाल वैसे ही कई महीनों से बड़े हुए थे। दाढ़ी मैंने जानबूझकर बढ़ाई थी और मैं इस वक्त बड़ी आसानी से सिख का गेटअप अपना सकता था। जब मैं गेस्ट हाउस में आया था तो सिख के बेस में था और मेरा ख्याल था कि अब भी मैं सिख के बेस में फ़िरोज़पुर से निकलूँगा। हो सकता है पुलिस को मेरे सिख वाली हुलिये की तलाश हो, लेकिन वो भी जानते थे कि मैं इस हुलिये में नज़रों में आ चुका था, इसलिए मैं भेस बदल लूँगा। गेस्ट हाउस के बारे में मैंने बेला पर नफसियाती वार किया था और अब भी नफसियाती हरबा ही इस्तेमाल करना चाहता था। यार 75, उस रोज़ शाम को मैंने इससे कहा, मुझे यहाँ आए हुए बड़े दिन हो गए। वैसे तो मेरा यहाँ न बेकार ही साबित हुआ, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि तुम जैसा बेली मिल गया। कभी आओ ना होशियारपुर, मुझे भी अपनी खिदमत का मौका देना। वहाँ आकर हमारा भी टहका देखना। ज़रूर आऊँगा दोस्त, इसने कहा। अब तुम होशियारपुर जाओगे? नहीं, एक दिन के लिए मोगा में रुकूंगा। वहाँ भी मेरा एक बेली रहता है, सोचता हूँ इससे मिलता जाऊँ, मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, पर एक बात है यार, मैं हूँ ज़रा भोला। मुझे डर है कि इस लड़की के रिश्तेदारों से टाकरा हो जाए। डरते क्यों हो यार, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। 75 सिंह बोला। यही मैं चाहता हूँ, मैंने कहा। तुम दोनों भी मेरे साथ मोगा तक चलो, वहाँ मेरे दोस्त से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छा बंदा है वो। ठीक है, ज़रूर चलेंगे, 75 सिंह ने कहा। कब तैयारी है? कल सुबह 10 बजे की गाड़ी से, मैंने जवाब दिया। ठीक है, इसने कहा। फिर बसंत कौर की तरफ देखते हुए बोला, तू भी तैयारी कर ले बसंते, हम 2-3 दिन मोगा में रहेंगे, वहाँ परसों मेला भी लगने वाला है। बसंत कौर ने सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया था। ये मंसूबा मैंने और बसंत कौर ने आज दोपहर इस वक्त बनाया था जब 75 सिंह बाजार गया हुआ था। मंसूबा ये था कि हम सुबह 10 बजे वाली ट्रेन से मोगा के लिए रवाना होंगे। बसंत कौर ट्रेन में मेरे साथ रहेगी और हम दोनों रास्ते में तेल विंड नामी स्टेशन पर उतरकर तरन तारण की तरफ जाने वाली बस पर बैठ जाएंगे। तेल वंडे से मोगा तक तकरीबन 1 घंटे का फासला था। बीच में एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ ट्रेन रुकती थी। 75 सिंह को ट्रेन पर हमारी अदम मौजूदगी का पता चलेगा तो मोगा पहुंचने तक वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इस वक्त तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। इस रात अगरचे मैं देर तक जागता रहा था, मगर सुबह जल्दी आँख खुल गई। मैंने कपड़े तब्दील कर लिए। 75 सिंह की पैंट शर्ट मुझे फिट आ गई। इसने मेरे सर पर पगड़ी भी बांध दी। मैंने अपनी कलाइयों में चांदी के 2 कड़े भी पहन लिए।
जो 2 रोज़ पहले बसंत कौर बाजार से इस मकसद के लिए लेकर आई थी। सिख मज़हब के पैरोकारों के लिए 5 चीज़ें बुनियादी तौर पर हैसियत रखती हैं, जिनमें कड़ा भी शामिल है। आज के मॉडर्न दौर में और बाज़ दीगर वजूहात की बिना पर कृपान यानी तलवार बहुत कम सिख अपने पास रखते हैं। मैंने आईने में अपना जायज़ा लिया और अश कर उठा। मैं एक मुकम्मल सिख लग रहा था। मुझे इस सिख की हैसियत से नहीं पहचाना जा सकता था जो गेस्ट हाउस से बेला को लेकर फरार हुआ था। 75 सिंह ने भी पैंट शर्ट पहन ली थी। वो भी बड़ा स्मार्ट लग रहा था और बसंत कौर ने मेहंदी रंग की साड़ी पहनी थी जो इसे खूब जच रही थी। ट्रेन मुकर्ररा वक़्त पर रवाना हुई। मैं और बसंत कौर इकट्ठे बैठे थे। बसंत कौर ने भी एक बैग साथ ले लिया था और मैंने भी अपना थैला इसमें ठूंस दिया था। वो बैग बसंत कौर ने अपने पहलू में सीट पर रखा हुआ था। 75 सिंह हमसे 2 लाइन आगे खिड़की के साथ सिंगल सीट पर बैठ गया। फ़िरोज़पुर रेलवे स्टेशन पर बावर्दी पुलिस वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और सादा लिबास वाले सिक्योरिटी वाले भी। वो एक एक शख्स को बड़ी गहरी नज़रों से देख रहे थे। हम भी 1-2 की नज़रों में आए थे, लेकिन मेरे साथ चूँकि बसंत कौर थी, इसलिए किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फ़िरोज़पुर से तेलविंड का फासला भी तकरीबन 1 घंटे का था। ट्रेन तेज़ रफ्तारी से दौड़ रही थी। तेलविंड पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट बाकी थे। बसंत कौर ने बैग में से ब्राउन पेपर का एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। इसमें बर्फ़ी थी। मैंने थैला खोल कर अंदर झांका, एक टुकड़ा निकाल कर बसंत कौर को दिया, एक अपने मुंह में रखा और अपनी जगह से उठकर 75 सिंह के सामने खाली सीट पर बैठ गया और थैला इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने बर्फ़ी का एक टुकड़ा निकाल कर खाया, दूसरा टुकड़ा मेरे कहने पर ले लिया। मैं चंद मिनट वहीं बैठा रहा। वो खिड़की से टेक लगा कर रोंगने लगा। मैं उठकर दोबारा अपनी सीट पर आ गया। ट्रेन जब तेलविंड स्टेशन पर रुकी तो 75 सिंह मुकम्मल तौर पर इंटरफेल हो चुका था। बसंत कौर की बर्फ़ी काम कर गई थी। मैंने बसंत कौर को इशारा किया और वो बैग उठाकर खड़ी हो गई। ट्रेन यहाँ सिर्फ 1 मिनट रुकी थी। हम जैसे ही नीचे उतरे ट्रेन हरकत में आ गई। हम प्लेटफार्म पर खड़े ट्रेन को जाते हुए देखते रहे। यहाँ चंद मुसाफिर उतरे थे। हम भी इनके साथ खारजी गेट की तरफ चल पड़े। ये भी गनीमत था कि टिकट मेरे पास थे। गेट पर टिकट चेकर ने ध्यान नहीं दिया कि ये टिकट भोंगा के लिए हैं और हम पहले ही उतर गए। रेलवे स्टेशन के सामने कुछ फासले पर लारी अड्डा था। तेलविंड ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं था। इस कस्बे की अपनी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। मुख्तलिफ अतराफ से आने वाली बसें यहाँ रुकती थीं। तकरीबन 15 मिनट के इंतज़ार के बाद हमें फरीदकोट से आने वाली एक जगह बस मिल गई। बस सिर्फ 5 मिनट वहाँ रुकी और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। तरन तारन बहुत दूर था, तकरीबन 4 घंटे का रास्ता था। मैं कुछ देर तक बसंत कौर से बातें करता रहा और फिर आगे वाली सीट की पुश्ती से सर टिका कर ऊँगने लगा। बस रास्ते में ख़राब होने की वजह से बहुत सा वक़्त ज़ाया हो गया था। इस तरह हम तकरीबन 5 बजे के करीब तरन तारन पहुँच सके थे। हम लारी अड्डे से पहले ही बस से उतर गए। कुछ और मुसाफिर भी उतरे थे। सफरी बैग इस मरतबा मैंने कांधे पर लटका रखा था। तरन तारन दरमियाने दर्जे का शहर था, खासा बारौनक और ज़िंदगी से भरपूर। ज़्यादा आबादी सिखों की थी। हिंदू और मुसलमान भी माकूल तादाद में आबाद थे। इस वक्त शाम का झटपटाव होने वाला था। बाज़ारों में भी रौनक थी। बसंत कौर साड़ी में बड़ी शानदार लग रही थी। लोग मुड़ मुड़ कर इसकी तरफ देख रहे थे। मैंने चलते चलते इसका हाथ पकड़ लिया। इसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। कहाँ जाना है मैंने पूछा। कोई ठिकाना भी है या लावारिस गाय भैंसों की तरह मारे मारे फिरते रहेंगे? बस तुम मेरे साथ चले आओ, बसंत कौर ने कहा। यूँ तो मेरे दूर के कई रिश्तेदार इस शहर में रहते हैं, लेकिन मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाऊंगी। वैसे मेरी एक दोस्त भी यहाँ रहती है। वो मेरी शादी से पहले ब्याह कर यहाँ आई थी। मैं एक मरतबा इसके यहाँ गई थी। वो मानक चंद स्ट्रीट पर रहती है। तुम मेरे साथ चले आओ। तकरीबन आधा घंटा सड़कों पर घूमने के बाद हम गुंजान आबाद वाले इलाके में आ गए। गलियाँ पुरपेश थीं। पुरानी तर्ज के ज़्यादातर मकान 2 मंजिला थे। गलियाँ इस कदर तंग और ऊपर से मकान के एक पिंजरे के बहुत करीब थे। इस वजह से यहाँ शाम होने से पहले ही शाम का अंधेरा फैलने लगा था। बसंत कौर एक और तंग सी गली में मुड़ गई, जहाँ चंद नंग धड़ंग बच्चे खेल रहे थे। चंद गज का फासला तय करने के बाद बसंत कौर एक मकान के सामने रुक गई और दरवाजे पर दस्तक देने लगी। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। वो एक जवान औरत थी, शलवार कमीज़ में थी और दुपट्टा कमर पर बांध रखा था। वो चंद लम्हे बसंत कौर की तरफ देखती रही, फिर चीखती हुई से लिपट गई। अरे बसंती, कहाँ मर गई थी तू? शादी के बाद तो ऐसी गायब हुई कि अपना आता पता ही नहीं छोड़ा। कहाँ चली गई थी? मुझे अंदर तो आने दो, बसंत कौर ने हंसते हुए कहा। वो औरत बसंत कौर से अलग होकर रास्ते से हट गई और मुड़कर उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। ये तेरे जीजा जी हैं? बसंत कौर ने मुस्कुराते हुए कहा। जीजा जी? इस औरत के लहजे में हैरत थी। अरे तूने कसम बदल लिया। बड़ी लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगी, हमें अंदर तो बैठने दे, बसंत कौर ने जवाब दिया।
वो कुलदीप कौर थी, वो हमें बैठक में ले आई। चंद मिनट दोनों एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करती रहीं। फिर कुलदीप उठकर चली गई। चंद मिनट बाद वो शरबत बना कर ले आई। हाँ, अब बता क्या किस्सा है तेरा? ब्याह तो वो तो ब्याह के 2 महीनों बाद ही गुजर गया था। बसंत कौर ने इसकी बात काटते हुए कहा, अगर ये मनमोहन सिंह जी मुझे सहारा न देते तो मैं बर्बाद हो जाती। उन्होंने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैं इनकार न कर सकी। इस तरह मैं खज्जल ख्वार होने से बच गई। तू सुना, जीजा जी कहाँ है? जेल में। बसंत कौर उछल पड़ी। क्या क्या इसने किसी को जान से मार दिया क्या? वो तो चूहे को नहीं मार सकता, किसी बंदे को क्या मारेगा? कुलदीप कौर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सेठ लालचंद के पास चंगी भली नौकरी करता था, फिर किसी औंतरे ने इसे नशे की चीज़ें बेचने पर लगा दिया। वो भी कहता था हीरोइन बेचकर रातों रात अमीर बन जाएंगे। अमीर तो क्या होते, वो पकड़ा गया। 1.5 साल की सज़ा हो गई। वो जेल में चक्की पीस रहा है और मैं लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। मैं एक तरफ खामोश बैठा इनकी बातें सुन रहा था। कुलदीप कौर की बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बड़ी कसम पुरसी में वक़्त गुजार रही है। वो इस वक्त किसी के घर से लाए हुए कपड़े धोने जा रही थी। आंगन में नलके के नीचे खुरे में कपड़ों का अंबार लगा हुआ था। कपड़े तो मैं बाद में धो लूँगी, पहले तुम लोगों के लिए रात की रोटी का बंदोबस्त करूँ, कुलदीप ने उठते हुए कहा। बसंत कौर ने मुझे इशारा किया। कुलदीप कौर के जाने के बाद मैंने जेब से 1000 रुपए के नोट निकाल कर बसंत कौर को दे दिए। वो कुलदीप के पीछे ही कमरे से निकल गई। मैं बैठक में बैठ रहा। इस दौरान पड़ोस की कोई औरत भी आ गई। बसंत कौर भी इनके साथ ही थी। थोड़ी देर बाद वो बैठक में आ गई। तुमने इनके सामने मुझे अपना खसम क्यों बना लिया? मैंने बसंत कौर को घूरते हुए कहा। तो इसे तुम्हारे बारे में क्या बताती? यही कि अपने यार को लेकर आई हूँ, बसंत कौर ने जवाब दिया। इसने ठीक ही कहा था, मेरे बारे में कोई उज़र तो बनाना ही था। इसने मुझे अपना शौहर बना लिया था और इस तरह बात ख़त्म हो गई थी। 9 बजे के करीब हमने रात का खाना खाया और फिर कुलदीप कौर हमें दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी। हमें रात इस कमरे में गुजारनी पड़ी। बसंत कौर मुझे इस कमरे में छोड़कर कुलदीप कौर के साथ दूसरे कमरे में चली गई। मैंने पगड़ी उतार कर एहतियात से कुर्सी पर रख दी और चारपाई पर लेट गया। मैं इस वक्त बेला के बारे में सोच रहा था। मुझे गेस्ट हाउस से फरार हुए 10 रोज़ हो चुके थे। बेला ने मेरी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। इसे ये इल्म था कि मैं खेमकरन की तरफ से सरहद पार करने की कोशिश करूंगा। इसने तमाम रास्तों की नाकाबंदी करवा दी थी। खेमकरन और सरहद के आसपास भी सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए होंगे, लेकिन जिस तरह बेला कदम कदम पर मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही थी, इस तरह मुझे भी ऐसे लोग मिलते जा रहे थे जो हमदर्दी की बिना पर या लालच में आकर या नादानिस्ता तौर पर मेरी मदद कर रहे थे। फ़िरोज़पुर शहर की जिस तरह नाकाबंदी की गई थी, इसके पेश नज़र कहा जा सकता था कि मेरे लिए वहाँ से निकलना मुमकिन न होता, लेकिन बसंत कौर और मुजत्तर सिंह की वजह से मुझे आसानी हो गई। बसंत कौर मेरे लिए बड़ी मददगार साबित हुई थी। इसकी वजह से मैं बड़ी आसानी से वहाँ से निकल आया था। मुजत्तर सिंह के बारे में सोचते हुए मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। वो वाकई बेवकूफ़ आदमी था। अगर वो चालाक होता तो इसकी चालाकी सिर्फ बसंत कौर की कमाई खाने तक थी, बाकी हर तरफ से इसने आंखें बंद कर ली थी। और अब मैं सोच रहा था कि ट्रेन में होश में आने के बाद हमें गायब पाकर इसकी क्या हालत हुई होगी। और रात का गालबन आखिरी पहर था कि मेरी आँख खुल गई। पहले तो मैं गड़बड़ा गया, लेकिन फिर सारी बात मेरी समझ में आ गई। वो बसंत कौर थी जो मेरे साथ लेटी हुई थी। जाहिर है हमारी हैसियत मियाँ बीवी की थी और बसंत कौर इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरा ख्याल था कि हम अगले रोज़ यहाँ से चले जाएंगे, मगर बसंत कौर ने 2-3 दिन यहाँ रुकने का प्रोग्राम बनाया था। इससे अगले रोज़ शाम के वक्त हम दोनों बाजार में घूम रहे थे कि एक मोड़ पर मैं ठटक गया। चौक की दूसरी तरफ मुजत्तर सिंह खड़ा एक आदमी से बातें कर रहा था। मैंने बसंत कौर को इसकी तरफ मुतवज्जा किया। मुजत्तर सिंह को देखकर इसका चेहरा धुआं हो गया। वो भी मेरी तरह आड़ में हो गई। मुजत्तर सिंह जिस आदमी से बातें कर रहा था, वो हाथ के इशारों से इसे कुछ समझा रहा था और फिर वो आदमी तो वहीं खड़ा रहा और मुजत्तर सिंह तेज़ कदम उठाता हुआ मुखालिफ सिमत में चला गया। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने बसंत कौर को इशारा किया और हम गलियों में होते हुए वापस चल पड़े। कुलदीप को हमारे इस तरह बाजार से वापस चले आने पर हैरानी थी, लेकिन मैंने अचानक तबीयत ख़राब हो जाने का बहाना किया। मैं और बसंत कौर देर तक के कमरे में बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे। मुजत्तर सिंह को मालूम था कि बसंत कौर अमृतसर की रहने वाली है। हो सकता है वो पहले अमृतसर ही गया हो और वहाँ से मायूस होकर तरन तारन में तलाश करता फिर रहा हो। बहरहाल हमें 2 दिन और यहाँ रुकना पड़ा और बिलाखिर अगले रोज़ सुबह 7 बजे हम कुलदीप कौर से रुखसत होकर सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुँच गए। यहाँ से सुबह 8 बजे खेमकरन के लिए एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी और यही ट्रेन शाम को वापस आ जाती थी। तरन तारन से चरियाला तक तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता था।
मैंने महसूस कर लिया कि इस ट्रेन में भी कुछ सादा पोश मौजूद थे जो बोगियों में घूमते हुए मुसाफिरों को घूर रहे थे। चरियाला स्टेशन पर भी दो ऐसे आदमी टहलते हुए नजर आए जिन्हें मुश्तबा कहा जा सकता था। इनका ताल्लुक ना तो रेलवे स्टेशन से था और ना ही वो अपने किसी अजीज़ को लेने के लिए स्टेशन पर आए हुए थे। इनमें एक तो देहाती लिबास में था और दूसरे ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। इस स्टेशन पर 10-12 मुसाफिर उतरे थे। इनमें से मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। स्टेशन पर खड़े हुए वो दोनों आदमी मुसाफिरों को घूर रहे थे। धोती और कुर्ते वाला मुश्तबा आदमी की नखियों से हमारी तरफ भी देख रहा था। गेट से गुजरते हुए मैंने भी की नखियों से इसकी तरफ देखा। स्टेशन के सामने छोटी सी आबादी थी, ज़्यादा तादाद दुकानों की थी, जबकि असल गांव स्टेशन से तकरीबन निसफ मील के फासले पर था। इन दुकानों की वजह से एक मुख्तसर सा बाज़ार बन गया था जहाँ खासी रौनक थी। स्टेशन के सामने टांगे और रेडियाँ वगैरह भी खड़े थे। गाँव का फासला अगरचे ज़्यादा नहीं था, लेकिन धूप तेज़ हो रही थी। गांव की तरफ जाने वाले लोग टांगों और रेडियों पर बैठ रहे थे। हम भी एक टांगे में बैठ गए। सिखों की आबादी पर मुश्तमिल वो गांव खासा बड़ा था। यहाँ चंद घर मुसलमानों के भी थे और हिंदुओं के भी। गांव में दाखिल होती ही एक बड़ा गुरुद्वारा था और दाएं तरफ गांव के बाहर काफ़ी दूर एक छोटी सी मस्जिद भी नजर आ रही थी। गांव की एक गली से गुजरते हुए एक छोटा मंदिर भी दिखाई दिया था। टांगा गांव के चौक पर टाहली के दरख्तों के नीचे रुक गया और हम टांगे से उतर कर एक गली में दाखिल हो गए। गली काफ़ी कुशादा थी, लेकिन कीचड़ फैला हुआ था। बैलगाड़ियाँ गुजरने की वजह से गड़ी से बन गए थे। वो चौथा मकान था। मकान क्या था, बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत लंबा चौड़ा सहन था। एक तरफ 4-5 भैंसें बंधी हुई थी और लातादाद मुर्गियाँ इधर उधर फिर रही थीं। एक औरत भैंसों के लिए गतावा यानी चारा बना रही थी। ये सब कुछ देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ये पंजाब का ज़मींदार घराना था। सब कुछ वैसा ही था जो मैं बचपन में कसूर में अपने गाँव में देखा करता था। और मेरा गांव भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, चंद ही मील का फासला था। बीच में सरहद की लकीर थी, इसके दूसरी तरफ भी सब कुछ ऐसा ही था। भैंसों के लिए चारा बनाने वाली अधेड़ उम्र सेहतमंद किस्म की वो औरत बसंत कौर की फूफी थी। वो चलने में उलझी हुई नज़रों से हमारी तरफ देखती रही, फिर बाल्टी में हाथ धोए और करीब आकर बसंत कौर से लिपट गई। एक और अधेड़ उम्र औरत और 2 जवान लड़कियां भी बरामदे से निकलकर सामने आ गईं। वो लड़कियां बसंत कौर ही की तरह गोरी चिट्टी हसीन और ऊंची लंबी थीं। ये पंजाब की जेटियां थीं, मक्खन मलाई की पली हुई। फूफो ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर वो लोग हमें अंदर ले गए। शानदार हवेली, लवेरा यानी मवेशी और घर का साजो सामान इस घर की खुशहाली की अक्कासी कर रहा था। बसंत कौर ने मेरे रास्ते ही में अपनी फूफी और फूफा के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। असल में बसंत कौर का बाप कई साल पहले अपने बहनोई से लड़कर अमृतसर चला गया था। वहाँ वो मेहनत मजदूरी करता। वो बहुत ही बदमिजाज आदमी था। वहाँ भी इनके बहुत से रिश्तेदार थे और खुशहाल थे, मगर बसंत कौर के बाप की किसी से नहीं बनी। वो हर एक से अलग थलग रहा। एक मौके पर मंडी में कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। एक आदमी इसके हाथों जख्मी हो गया। सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने में इस पर इतना तशद्दुद किया कि वो जान से हाथ धो बैठा। पुलिस ने इसकी लाश सड़क पर फेंक दी और ये जाहिर किया कि इसने पुलिस की हिरासत से फरार होने की कोशिश की थी। मुकाबले में मारा गया। किसी रिश्तेदार ने इसके केस को नहीं उठाया, बल्कि बहुत सौ को पता भी नहीं चला कि क्या हो चुका है। जिन्हें पता चला गया वो खामोश हो गए। पुलिस से पंगा लेने को तो कोई भी तैयार नहीं होता। बसंत कौर की माँ ने भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा। वो भी एक औरत थी। किसी ने शोहर को इसकी ज़िंदगी में करीब नहीं फटकने दिया था। वो इसके मरने के बाद इसके सामने हाथ क्यों फैलाती? घर में तंगी तो पहले ही थी। रतन सिंह के मरने के बाद हालात कुछ और अबतर हो गए। दोनों माँ बेटियाँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करने लगीं और फिर एक रोज़ बसंत कौर की माँ भी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर मर गई और बसंत कौर अकेली रह गई। बसंत कौर हसीन थी, जवानी फटी जा रही थी। मोहल्ले के उबास लड़के इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे। मोहल्ले की समाज बंधक कमेटी ने इस सूरत हाल को महसूस कर लिया और इसे खोली से उठाकर आश्रम में पहुंचा दिया गया, जहां कुछ ही महीनों बाद इसकी शादी कर दी गई और वो अपने पति के साथ फ़ैरोज़पुर चली गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।